दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल में पावर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में पावर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस के द्वारा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पर सेकंड जितनी एनर्जी डिलीवर की जाती है, जितनी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, उसी को हम उसका पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो पर सेकंड में निकालेंगे, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे हम P बराबर VIT। VIT क्या है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, यानी कि इस टाइम के अंदर जो टोटल एनर्जी डिलीवर की गई है उसको हम पर टाइम यानी कि पर सेकंड फिर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा P बराबर VI। VI को हम ओम्स लॉ लगा के IR² भी लिख सकते हैं या फिर V²/R के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पावर, जिसकी यूनिट होगी हमारी वाट में, ठीक है। यानी कि जो वोल्ट एम्पियर है उसी को हम क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 टर्म्स नई आई हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो एक बार इनके ऊपर नजर डालते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए वोल्टेज क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को पुश करने के लिए जो फोर्स है एक सर्किट के अंदर, कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो सके, यानी कि मूव कर सके, उसके लिए जो फोर्स होता है वही उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वोल्टेज होता है। जो कि हमारा लाइटिंग में वर्क करता है इलेक्ट्रॉन, वो उसका फोर्स या प्रेशर है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका वोल्टेज कहेंगे, ठीक है, जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं करंट। करंट क्या है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो पर सेकंड फ्लो होगा, यानी कि जो चार्ज है, चार्ज की को हम कैलकुलेट करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं, और पर सेकंड में जितने कूलाम चार्ज एक सर्किट के अंदर फ्लो होता है, उसी का फ्लो रेट जो है उसी को हम क्या कहेंगे, उसका करंट कहेंगे, जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जिस सर्किट के अंदर, जिस कंडक्टर के अंदर हमारा कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है वो उस कंडक्टर का मेटेलिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना कैसा है कि उसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो कितना फ्रीली फ्लो हो सकता है, या फिर उसको जो अपोज करेगा, यानी कि उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जितना ऑपोजिशन करेगा वही उसका वैल्यू क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कॉपर के लिए इसकी कैपेसिटी अपोज करने की अलग होती है, एल्यूमिनियम के लिए या आयरन के लिए या फिर नाइक्रोम के लिए, इन सब के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इनके अंदर करंट फ्लो होगा कि जितना अपोज करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उतना ही उससे जो चार्जेस का फ्लो रेट है वो कम होगा, अर्थात करंट कम होगा। तो देखिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास एक टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इस पानी की हाइट की वजह से इसके अंदर एक प्रेशर है, ठीक है। उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इसका वोल्टेज। मान लो कि यहाँ पे एक चार्जेज इकट्ठा हो रखे हैं वोल्टेज सोर्स के अंदर, हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स के अंदर ये चार्जेज इकट्ठा हो रखे हैं, जिसको हमने रास्ता दिया यानी कि कंडक्टर, यानी इस पानी को फ्लो होने के लिए एक जो टेप दिया है वही टेप हमारा क्या है, कंडक्टर। अब इस कंडक्टर की साइज यानी कि इस टेप की साइज हमारा क्या है, ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। यानी कि अगर छोटा टेप है तो वहां से हमारा जो पानी हो ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अपोज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि हमारा जो टेप है उसी को हम मानेंगे उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से जो पानी फ्लो होगा, उसको बोलेंगे हम करंट। और मेजर कैसे करेंगे कि इसका जो फ्लो रेट है ना, फ्लो रेट जो है उसको हम करंट बोलेंगे, यानी कि पर सेकंड में कितने कूलाम जो है चार्ज फ्लो हुआ, यानी कि I को हम मेजर करेंगे NQ/T से, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कूलाम चार्ज कितना फ्लो हुआ पर सेकंड, उसी को हम बोलेंगे इसका करंट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो है वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कितने टाइप का होता है। इलेक्ट्रिकल पावर होता है हमारा 2 टाइप का, ठीक है। DC पावर होता है और एक होता है AC पावर। DC पावर का मतलब हमारा जो पावर जिस वोल्टेज की वजह से फ्लो हो रहा है, जिस प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है, वो हमारा ऐसा है कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ बदलता नहीं है और ना ही उसकी डायरेक्शन बदलती है। तो
तो हमारा मैग्नीट्यूड अगर पल्सेटिंग भी है तो भी उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, जैसे मान लो कि ये जो दो डायरेक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज हमेशा सर्किट में बना रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो इस रेजिस्टेंस के अंदर यानी कि हमारा जो लोड है उसके अंदर जो एनर्जी डिलीवर होगी वो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी डिलीवर होगी। तो ऐसी जो एनर्जी होती है वो पर सेकंड कितना फ्लो डिलीवर हुई उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी। तो इसको मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारा जो वोल्टेज सोर्स है उसका पोटेंशियल एनर्जी उसको और उससे फ्लो होने वाले करंट को अगर प्रोडक्ट कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आएगा VI, जो कि हमारा इसका डीसी का पावर होगा जिसको वाट में यूनिट रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसी पावर की। तो एसी पावर जो बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसे फोर्स की वजह से यानी कि एक ऐसे वोल्टेज की वजह से जो एनर्जी डिलीवर हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड और वोल्टेज की डायरेक्शन दोनों जो है अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि टाइम के साथ लगातार बदलती रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसे वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो भी हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा, यानी कि उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो समय के साथ बदलता रहेगा। तो ऐसी जो एनर्जी होती है उसको हम मेजर करते हैं पर सेकंड, तो हमारा जो है वो एसी पावर निकल के आता है। तो एसी पावर बेसिकली तीन टाइप का होता है, जो होता है एपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और रियल पावर, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अलग अलग सर्किट में इसका अलग अलग बिहेवियर होता है और एक्टिव और रिएक्टिव और एपेरेंट पावर क्या होते हैं ये देखते हैं। देखिए एक्टिव पावर क्या होता है कि हम जब किसी सर्किट में हमारा लोड लगाते हैं, जैसे बल्ब या मोटर लगाते हैं, तो हमको बल्ब से जितना लाइट मिलता है या फिर मोटर से जितना टॉर्क मिलता है, उस टॉर्क के लिए जितना एनर्जी कंजप्शन हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा एक्चुअल पावर आता है, यानी कि रियल पावर। वास्तव में हम अपना जो कार्य कर रहे हैं वो उसी पावर से कर रहे हैं। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज इंटू करंट और उसके पावर फैक्टर से, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है वो भी हम इसके अंदर बताएंगे आपको। इन तीनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका आएगा एक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर एक तरीके का एक काल्पनिक पावर है जो कि सर्किट में हमको कार्य करने के लिए यूज नहीं होता है, लेकिन जैसे किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे एक्टिव पावर को फ्लो कराने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये अपने आप बन जाता है, यानी कि किसी ऐसी सर्किट के अंदर अगर एक्टिव पावर को फ्लो कराना है तो आपको रिएक्टिव पावर चाहिए। और एपरेंट पावर क्या है, एपरेंट पावर आपका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इन दोनों का क्या है, आपका वेक्टर सम है, उसी को हम बोलेंगे हमारा एपरेंट पावर, जो कि हमारा VI से हम कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम जो है एपरेंट पावर कैलकुलेट किया जाता है। अब एक आसान भाषा में समझते हैं कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर होता क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास एक किसी गिलास के अंदर आप एक कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक निकालते टाइम पे उसके अंदर जो गैसेस होती हैं उसकी वजह से ऊपर एरिया में झाग बन जाते हैं। तो आप जब पिएंगे तो झाग नहीं पिएंगे, ओनली आप क्या पिएंगे, जो कोल्ड ड्रिंक का पार्ट है वही पिएंगे। तो आपको जो यूज हुआ वो क्या हुआ, एक्टिव वाला पार्ट, इसको जो कहेंगे वो है हमारा एक्चुअल पावर। और ऊपर जो झाग बन गए जो कि कोल्ड ड्रिंक डालने की वजह से बनेंगे, गैसेस की वजह से बनते हैं और गैसेस की वजह से ही हमारा कोल्ड ड्रिंक बनके तैयार होता है, तो ये रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है, जिसको हम वार में मेजर करते हैं। और जो एक्टिव पावर होता है उसको हम वाट में मेजर करते हैं। और हमारा जो टोटल बना गिलास के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक हमारा बन के आया, ये दोनों का सम जो है वही हमारा क्या है, एपरेंट पावर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर क्या होता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल में तीन टाइप के लोड होते हैं। जैसे एक होता है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड जैसे आपके हीटर हैं, बल्ब है, इस तरीके के जो लोड होते हैं उनको हम रेजिस्टिव लोड बोलते हैं। और इंडक्टिव लोड जैसे कि कॉइल्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर या फिर आपका मोटर, इस तरीके के जो लोड होते हैं उनको हम इंडक्टिव लोड बोलते हैं। और कुछ होते हैं कैपेसिटिव लोड, जो कि पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए या फिर उनकी वजह से जो करंट फ्लो होता है वो होता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो इन अलग अलग टाइप के जो लोड हैं उनके अंदर एसी पावर का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। तो अभी हम देखते हैं अलग अलग टाइप के जो लोड हैं उनके अंदर किस तरीके से एसी पावर कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले आपको जो चीजें मैंने आपको बताई थी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट होगा। इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते हैं, यानी कि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आपका वोल्टेज और करंट जो है उनका मैग्नीट्यूड एक साथ चेंज होता है।
लेकिन जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे ये वोल्टेज, ये करंट को मैं देख रहा हूं और यहाँ पे अगर वोल्टेज है तो ये क्या है, करंट यहाँ पे जीरो टाइम पे करंट यहाँ पे पीछे है, इसको ये जीरो पे आ चुका है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो चुका है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अभी जीरो नहीं हुआ है, यानी कि ये लैग कर रहा है। इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट क्या है, लैग कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, इन दोनों के बीच में जैसे मान लो जिस टाइम पे ये जीरो हुआ उसके बाद कितना, जैसे मान लो ये एक रोटर है हमारा जनरेटर का, तो ये जनरेटर का रोटर कितना घूमने के बाद यहाँ पे ये करंट वैल्यू जीरो होता है। तो जितना एंगल घूमने के बाद में हमारा दोनों का वैल्यू जीरो होता है, यानी कि वोल्टेज का वैल्यू जीरो यहाँ पे हो गया, अब कितना और डिग्री रोटर घूमने के बाद हमारा करंट का वैल्यू जीरो होता है। उन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है उसी एंगल का कोस लेंगे तो वो हमारा होगा इसका पावर फैक्टर, ठीक है। और इस पावर फैक्टर को हम क्या है, एक्चुअल पावर और अपरेंट पावर से भी हम रेशियो से भी पावर फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर देखिए करंट आपका पहले ही हाई मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है और यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, तो वोल्टेज जीरो है और इस कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट को जीरो आने के लिए जितना एंगल लगेगा, ठीक है, रोटर का जितना एंगल लगेगा उसी का कोस फाई हम निकालेंगे, तो वो क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर होगा। तो इस तरीके से हम जो है पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में देखिए पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक अल्टरनेटिंग जो सर्किट है, मान लो कि यहाँ पे ये वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे जीरो से है, जीरो से अपना वैल्यू स्टार्ट करता है और अपने पीक वैल्यू तक जाता है, उसके बाद में वापस जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में अपना पीक वैल्यू लेता है और उसके बाद में वापस जीरो आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस साइकिल को हम बोलते हैं एक साइकिल इसका, यानी कि रोटर का एक साइकिल के अंदर आपको यहाँ पे इस तरीके से जो वोल्टेज के वैल्यू चेंज होते हैं। अब इसी को बोलते हैं एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसा जैसे हमारे जो भारत के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक सेकंड के अंदर यह 50 बार इस तरीके का बिहेवियर करता है। यहाँ पे इसका जो है, ये जो यहाँ पे जितना मैक्सिमम तक जाएगा ये इसका होगा पीक वैल्यू, ठीक है। और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जो कि इसका पीक वैल्यू का 70.7% होता है, ठीक है। 70.7% और 63.7% जो है वो इसका क्या होगा, एवरेज वैल्यू, और ये हमारा टाइम लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो वोल्टीमीटर में हम जब वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, तो वो जो है वोल्टेज जो रीडिंग दिखाता है वो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब बाकी के जो पावर के लिए कैलकुलेशन करते हैं एसी सर्किट के अंदर, वो भी हम आरएमएस वैल्यू के बेस पे ही करेंगे। तो देखिए एसी पावर जो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप का होता है, कि अपरेंट पावर और एक्टिव पावर और रियल पावर। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए एक्टिव पावर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारे Vrms यानी कि वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू और करंट के आरएमएस वैल्यू के, और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम हमारा एक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं। या फिर डीसी के अंदर कैसे करेंगे, उसका रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट के बेस से भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये हमारा जो वोल्टेज है उसका और रेजिस्टेंस से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको जो है यूनिट होती है वो होती है वाट, ठीक है। उसके बाद में एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर में हम क्या करेंगे कि हमारा जो Vrms और Irms है उसको प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे जो पावर फैक्टर यूज किया था वो था हमारा cos फाई में। अब यहाँ पे जो फाई एंगल है उसका मान निकालेंगे साइन के साथ, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट करके हम इसका एक्टिव पावर निकालेंगे, जिसको इस फॉर्मूले से भी यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अक्स जो है यहाँ पे जो रिएक्टिव सर्किट है उसका कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस है, ठीक है। तो इस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बेस पे भी हम इसका एक रिएक्टिव पावर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जो मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोल के वार से कैलकुलेट करते हैं, यानी यूनिट जो है उसका वार होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि इसका अपरेंट पावर क्या होता है। अपरेंट पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, रियल पावर और रिएक्टिव पावर, इन दोनों का हम यानी कि ये इसका वेक्टर सम है। वेक्टर सम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है और इस तरीके से हम जो है इसका अपरेंट पावर निकाल सकते हैं। या फिर जो सर्किट का इम्पीडेंस है, सर्किट का इम्पीडेंस यानी कि कितना पार्ट रेजिस्टिव है और कितना पार्ट इंडक्टिव है, उसको कैलकुलेट करके भी हम इसके करंट के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारा जो है अपरेंट पावर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। जेड यहाँ पे जो है वो क्या होता है
कि हमारे जो रेजिस्टिव सर्किट है, उस कोई भी जो सर्किट है तो उसके अंदर एक रेजिस्टिव पार्ट होता है और एक होता है हमारा इंडक्टिव पार्ट। इन दोनों से कैलकुलेट करके हम जो है निकालते हैं हमारा जेड, ठीक है। तो ये इसका होता है अक्सी स्क्वायर से, ठीक है। इस तरीके से हम जो है जेड कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस के बेस पे हम अपरेंट पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपका रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा कि आपका करंट, आपका जैसे वोल्टेज और अगर करंट है तो वो क्या होगा, इन फेज होगा, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो एक ही टाइम पे चेंज होगा, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम टाइम पे जीरो होगा, सेम टाइम पे मैक्सिमम होगा, सेम टाइम पे वापस जीरो होगा। तो ऐसे में इनका फेज एंगल जो है वो क्या बनेगा, जीरो। जीरो से cos फाई जीरो का मान निकालेंगे तो यहाँ पे इसका मान 1 आ जाएगा, यानी कि डीसी सर्किट में हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके भी हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर देखिए कि एसी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एसी पावर क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि अगर ये रेड वाला वोल्टेज है और जो ब्लू है वो करंट है, दोनों एक का मैग्नीट्यूड जो है एक ही टाइम पे जीरो हो रहा है और एक ही टाइम पे मैक्सिमम होता है। तो इससे जो बिहेवियर होता है वोल्टेज और करंट का, उसको इन फेज बोलते हैं। और इसमें जो पावर आपका हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव साइड में होगा, यानी कि ये जो पीछे बैकग्राउंड में बन रहा है ये आपका पावर का ट्रेंड है, ठीक है। तो ये पावर हमेशा ही आपका क्या होगा, सर्किट में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका जो पावर कैलकुलेट करेंगे वो वोल्टेज और करंट को गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए रिएक्टिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट जो है उनके अंदर जो पावर किस तरीके का फ्लो होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि आपका ये इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट के अंदर ये हमारा वोल्टेज है और यहाँ पे करंट जो है लेग कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे इतने टाइम के लिए, यानी कि इस टाइम पीरियड के लिए करंट आपका क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है और वोल्टेज आपका जो है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे V पॉजिटिव है और इसको इंटू करेंगे -I से, ठीक है। तो जो रिजल्ट में आएगा आपका क्या होगा, VI, जो कि ये वाला पावर है आपका, ये वाला पावर जो है वो नेगेटिव में आपका पावर दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसके आगे इस पीरियड के लिए क्या है कि आपका वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे में इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा जो है पूरा पावर पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो पावर है वो क्या होगा, हमारा सर्किट में ओपोज करेगा, हमको काम नहीं आ रहा, हमको पॉजिटिव पावर ही काम आता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पावर है वो सर्किट में क्या होगा, एक्टिव पावर, और ये वाला जो पावर है होगा किसका, ये हमारा एक्टिव पावर है, और ये वाला जो पावर है हमारा वो हमारा रिएक्टिव पावर है, ठीक है। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट सम निकालेंगे, यानी कि एक साइकिल के लिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट सम होगा वो हमारा क्या होगा, एपरेंट पावर। तो देखिए आपको पावर कैसे कैलकुलेट करना है किसी एसी सर्किट में या डीसी सर्किट के अंदर, वो आपके समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव सर्किट या रेजिस्टिव सर्किट में किस तरीके का पावर बिहेवियर होता है और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है, जैसे कि आपका अगर पावर का जो मैग्नीट्यूड आपने जो कैलकुलेट किया है, पावर का मैग्नीट्यूड अगर वो 746 वाट के बराबर है तो उसको हम बोलेंगे 1 HP, ठीक है। यानी कि 1 HP किसके बराबर हो गया, 746 वाट के बराबर। अगर आपके पास वाट जो है 1000, 2000 या फिर और भी कितना भी वाट के अंदर आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसको अगर आप HP में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, वो जो वाट वैल्यू है उसके अंदर 746 वाट से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा HP में, ठीक है। अब किलोवाट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किलोवाट में कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम जानते हैं कि 1000 वाट बराबर होता है आपका 1 किलोवाट, ठीक है। 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर होगा। तो उससे हम क्या करेंगे, हम जो वाट वैल्यू है हमारा, जैसे मान लो 5000 वाट है, ठीक है, 5000 वाट है, उसके अंदर हम 1000 का भाग दे देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो अभी क्या हो जाएगा, 5 किलोवाट। किलोवाट टू HP में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो किलोवाट में वैल्यू है, जैसे 5 किलोवाट को आपको HP में चेंज करना, तो 5 के साथ किलो की जगह आप क्या लग देंगे 1000, ये हो जाएगा हमारा वाट। और उसके बाद में HP में चेंज करना है तो आप 746 का भाग दे दीजिए और ये हमारा 5000 डिवाइडेड बाई 476, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी HP में, ठीक है।